Hello students, welcome to in our YouTube channel प्रयाग साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। ये आपके जीव विज्ञान में दूसरा अध्याय है जो कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके जो मुख्य कुछ पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको एक पुष्प की संरचना है, ये मैंने कई बार आपको इसके बारे में कई सारे वीडियो भी मैंने बनाए, आप लोगों ने पढ़ा भी। इसके कुछ मुख्य टॉपिक हैं जो जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आप लोग देखेंगे कि एक पुष्प की संरचना में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या पाई जाती हैं। ठीक है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये पुष्प का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें समझ पा रहे हैं आप लोग कि जिसमें आप लोग देखेंगे इसमें मान लीजिए ये एक द्विलिंगी पुष्प होगा, जिसमें इसमें मान लीजिए कि फीमेल सेक्स पार्ट भी होगा और मेल सेक्स पार्ट भी होगा, जिसमें दोनों पार्ट्स होते हैं, यानी सेक्सुअल पार्ट्स दोनों होते हैं, उसे हम लोग द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें देखेंगे कि हम लोग कि मेल सेक्स पार्ट भी होगा और फीमेल सेक्स पार्ट भी होगा। तो हम बात करेंगे कि मेल सेक्स पार्ट में कौन कौन से होंगे और फीमेल सेक्स पार्ट में क्या क्या होंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो फीमेल सेक्स पार्ट है उसमें आप लोग देखेंगे एक वर्तिकाग्र होगा सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे वर्तिका, फिर उसके नीचे अंडाशय होगा, और जिसे हम लोग पूर्ण रूप से स्त्री केसर बोलते हैं या जायांग बोलते हैं। इस पूरी संरचना को जो फीमेल सेक्स पार्ट होता है उसे हम लोग जायांग या स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पुंकेसर की, जो कि मेल सेक्स पार्ट होता है। ये चीज़ इसमें होगी जिसमें पराग कोश होगा, परागकण का निर्माण होगा। ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें होगी। एक एक को हम बोलते हैं पुंकेसर। ठीक। तो इसके जो कुछ मुख्य पार्ट है इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक। जैसे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, उस अध्याय से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिनमें से पहला जो है वो है पराग कण। क्या हम लोग है पराग कण। पराग कण क्या होते हैं। ठीक है। फिर इसमें हम लोग बात करेंगे परागण क्या होते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पराग कण क्या होते हैं। जो पराग कोश होता है, यानी हमारा मेल सेक्स पार्ट होता है, उसे हम लोग जैसे पुंकेसर है, उस पुंकेसर में पराग कणों का निर्माण होता है, और ये पराग कण जो होते हैं ये होते हैं मेल गैमीट्स, यानी कि नर युग्मक होते हैं। मेल गैमीट्स होते हैं यानी नर युग्मक होते हैं। ठीक। तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार से इनमें, जैसे हमने अभी कहा कि परागण के बारे में बात करेंगे, तो परागण क्या होता है। जैसे आप लोग देखेंगे परागण क्या होता है कि पराग कणों का, जैसे मान लीजिए अब हमने बताया कि पराग कण जो होते हैं उनका निर्माण कहाँ पे होगा, पुंकेसर में। ये आपका पराग कोश है, यहाँ पे इसका निर्माण होगा। यहाँ से पराग कणों का निकलकर इस वर्तिका काग्र तक पहुँचने की क्रिया को ही हम परागण कहते हैं। ठीक। परागण कहते हैं। अब देखिए, जो परागण होता है जो परागण होता है इसकी दो विधियाँ होती हैं। परागकण की दो विधि हैं, जैसे एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण, यानी कि पॉलिनेशन के हम लोग टू मेथड्स के बारे में बात करेंगे। एक होता है स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है परपरागण। तो हम लोग पहले बात करेंगे स्वपरागण की। स्वपरागण क्या होता है कि एक ही स्वपरागण के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक ही फूल में होता है। अब देखिए, सबसे पहली बात इतना टॉपिक है कि जो स्वपरागण होता है यह एक ही फूल में हो जाता है। एक ही फूल में हो जाता है। जैसे जैसे आप लोग देखेंगे, जब वायु फूलों को हिलाती है तो यह स्वपरागण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे कि गेहूं, धान, दलहन, मक्का, यानी स्वपरागण का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी भी एक कोई एक ये फ्लावर है, कोई एक ये क्या है, फूल है। इसी फूल में इसी फूल में पुंकेसर से पराग कणों का, यानी पुंकेसर में पराग कण का निर्माण होगा। और पुंकेसर में कहाँ पे, पराग कोश के अंदर होगा।
उस पराग कोश से पराग कणों का निकल कर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक, और यह क्रिया किसी के द्वारा हो सकती है, किसी भी के द्वारा हो सकती है, वायु के द्वारा हो सकती है, कीटों के द्वारा हो सकती है, ठीक है, बारिश के द्वारा हो सकती है। तो इसके कई सारे मेथड है, जैसे इसके एग्जाम्पल देखेंगे आप, गेहूँ, धान, दलहन फसलें जो होती हैं, मक्का, ये सारे इसके उदाहरण हैं और भी हो सकते हैं। पर परागण का मतलब क्या है कि देखिए इसमें लिखा भी गया है कि यह विधि जो होती है, यह अलग अलग फूलों से होता है, यह अलग अलग फूलों से होता है। इसके मध्य इसके माध्य के आवश्यकता होता है, यह परागण अच्छा माना जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए इसमें जो है लिखा है, उसके बावजूद मैं आपको समझाता हूँ पर परागण होता क्या है। पर परागण का मतलब क्या है कि किसी एक पुष्प के पराग कणों का किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही हम लोग पर परागण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये एक पुष्प बना है, ये एक पुष्प है और ये दूसरा पुष्प है। इस पुष्प से पराग कणों का निकलकर इस पुष्प में पहुंचने की क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई। अब इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, किसके किसके द्वारा होता है। जैसे देखिए, कीटों के द्वारा हो सकता है, पक्षी के द्वारा हो सकता है, वायु के द्वारा हो सकता है, जल द्वारा हो सकता है, जंतु द्वारा हो सकता है। जो कीटों के द्वारा परागण होता है उसे हम बोलते हैं एंटोमोनोफिल। एंटोमोनोफिली ये सर्वाधिक होता है। पक्षी द्वारा क्या होता है, ऑर्निथोफिली। फिर वायु द्वारा एनीमोफिली। फिर उसके बाद जल द्वारा जो होता है उसे हाइड्रोफिली बोलते हैं। जंतु द्वारा जो होता है उसे जूफिली बोलते हैं। अब इसके देखें कुछ मुख्य पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं कि कमल के फूल में भंवरा द्वारा परागण होता है। देखेंगे आप लोग कि जो कमल का फूल होता है, ठीक है, उसमें भंवरे के द्वारा परागण होता है। अब देखिए, जो मान लीजिए आपसे ये क्वेश्चन, यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, आपसे पूछ सकता है कमल के फूल में किसके द्वारा परागण होता है, तो आप बताएं कमल के फूल में भंवरा के द्वारा परागण होता है। ठीक, उसके बाद देखेंगे नीचे आता है सबसे बड़ा फूल जो रिफ्लेसिया होता है। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन आपके बने, सब ये भी पूछ सकता है आपसे कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो आप बताएंगे रिफ्लेसिया। सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रिफ्लेसिया है। रिफ्लेसिया सबसे बड़ा फूल है जिसमें कि हाथी के द्वारा परागण होता है, यानी कि एलिफेंट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। फिर उसके बाद देखें सबसे छोटा फूल जो होता है वो होता है वोल्फी में। कीट के द्वारा इसमें परागण होता है, कीट के द्वारा परागण इसमें होता है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे, कि इसमें जो है कि निषेचन किसके द्वारा होता है। अब मान लीजिए, सॉरी, किसके द्वारा नहीं, हम लोग अब बात करेंगे निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी दो गैमीट्स का, मान लीजिए दो गैमीट्स हैं, एक होगा मेल गैमीट्स, ठीक, एक क्या होगा, एक होगा मेल गैमीट्स और दूसरा क्या होगा, दूसरा फीमेल गैमीट्स होगा। एक मेल गैमीट्स होगा, दूसरा फीमेल गैमीट्स होगा। इन दोनों के संयुग्मन की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और इस दोनों की क्रिया की, मान लीजिए मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स के संयुग्मन, इनकी कॉन्जुगेशन की क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं। अब वो इसमें किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल जाना ही फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहलाता है। ठीक, यानी कि नर युग्मक मेल गैमीट्स और मादा युग्मक फीमेल गैमीट्स का मिलना ही फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाता है। दूसरा पॉइंट इसका है निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। अब देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि निषेचन की जो क्रिया है वो कहाँ होती है, तो आपको बताना है कि निषेचन की जो क्रिया है वो अंडाशय में होती है, यानी ओवरी में होती है। फिर उसके बाद इसके आगे एक पॉइंट है परागण के फलस्वरूप दो नर युग्मक अंडाशय में प्रवेश करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब परागण होता है
तो दो नर युग्मक अंडाशय में प्रवेश करते हैं, जिसमें से पहले से ही प्रवेश करते हैं, उसके आगे देखिए पहले से ही 3 मादा अवस्थित रहते हैं। अब आपको मैंने इसमें बताया था कि जो अंडाशय होता है उसमें आप लोग, मैं इसका सारा स्ट्रक्चर आपको बता चुका हूँ। एक ही साथ में इसमें दो निषेचन होते हैं, नर युग्मक दो जाते हैं, एक का एक संयुग्मित होता है आपकी अंड कोशिका से, और जो एक और नर युग्मक होता है वो सहायक कोशिकाएं जो होती हैं उसमें से संयुग्मित होता है। तो इसके फलस्वरूप जो है कि अ, एक ही बार में दो निषेचन होते हैं, इसीलिए हम इसे दोहरा निषेचन भी कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। फिर इसमें अगला पॉइंट जो है वो है कि नर युग्मक एक मादा से मिलकर युग्मनज बना लेते हैं। ठीक, फिर उसके आगे देखिए अगला पॉइंट है, युग्मनज बड़ा होकर भ्रूण का रूप ले लेता है। सबको पता है कि युग्मनज का निर्माण जब होता है तो भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो बनाता है। फिर उसके बाद भ्रूण का विकास होता है तो वो फल बनाता है, जब भ्रूण विकसित होगा तो फल बन जाता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है पॉइंट कि बचा हुआ एक नर युग्मक दो मादा युग्मक मिल करके भ्रूण यानी कि भ्रूण या एंडीफर्म निर्माण करते हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म निर्माण करते हैं। यह भ्रूण कोश भ्रूण के भोजन यानी देखिए जो भ्रूण कोश होता है ये भ्रूण को भोजन देता है। निषेचन के पश्चात फल का निर्माण अंडाशय में होता है। जो निषेचन होता है उसके पश्चात जो फल बनता है वो किससे बनता है, अंडाशय से बनता है। ठीक, यह परिपक्व अंडाशय फल कहलाता है। जो अंडाशय होता है ये पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है जिसे हम लोग फल कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम लोग पढ़ें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं मेन पॉइंट्स, इसमें क्या क्या परागण किसके द्वारा होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए।